अल-बरूनी ने यहाँ की वर्ण व्यवस्था को सबसे सीरियस लिया है। यहाँ की वर्ण व्यवस्था कहो या जाति प्रथा कहो या सामाजिक भिन्नता कहो, इसके लिए 2-3 शब्द हैं। सामाजिक भिन्नता के समाज में भिन्नताएं हैं, या जाति प्रथा है, या वर्ण व्यवस्था है। अल-बरूनी का सबसे मेन पॉइंट यही है, इसको बड़ी सीरियसली लिया है अल-बरूनी। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनकी आजीविका क्या थी, चारों वर्णों की सर आजीविका, और फिर इनके बारे में क्या विचार थे अल-बरूनी के। अब अल-बरूनी ने पूरा बताया है कि यहाँ पर सबसे ऊंचा जो वर्ग है वो ब्राह्मण है। अल-बरूनी ने संस्कृत सीखी, संस्कृत सीख करके यहाँ के ग्रंथ पढ़े और अपनी बात को निकाला। और ये बात इससे पहले भी 4वीं शताब्दी में यहाँ पर गुप्त काल में एक चीनी यात्री आए थे फाहियान। उसने भी कहा था कि हाँ यहाँ जाति प्रथा है, ये गलत। हुएनसांग आए उसके बाद हर्षवर्धन के जमाने में, उसने भी कहा कि यहाँ जाति प्रथा है, वो भी चीन के ही थे, और उसने भी यही बात नोट करी अल-बरूनी ने। अब अल-बरूनी कहता है कि सबसे जो ऊंचा वर्ग है टॉप का, वो ब्राह्मण है, और उसका जो कार्य है हवन करना, शिक्षा देना, पढ़ना पढ़ाना, वेदों का ज्ञान देना, राजा का तिलक करना, दाह संस्कार करवाना, ये सारा कार्य ब्राह्मणों का है। कर्म कांड करना, सब कुछ करना, ये ब्राह्मणों का कार्य। और इससे जो उन्हें दक्षिणा मिलती है वो उनकी आजीविका, वो उनकी आजीविका। दूसरा है वर्ग क्षत्रिय, दूसरे नंबर का, युद्ध जीतना, कहीं भी खोज करना, अलग से युद्ध जीतना, शासन करना, ये इनका कार्य है। और इससे ही इनका खान पान चलता है, आमदनी होती है, कहीं से लूटमार कर लेते हैं, आक्रमण करते हैं। तीसरा है वैश्य, कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करना, लेन देन करना, वो सब इनका कार्य। कृषि, व्यापार, समाज का अरेंजमेंट करना, खान पान का, व्यापार का, लेन देन का, सारा कुछ वो इन्हीं का कार्य है, वैश्य। इन तीनों वर्णों में, और वो जो आमदनी है वो उनकी आजीविका है। चौथा वर्ग है शूद्र। अब शूद्रों का कार्य है तीनों वर्णों की सेवा करना। ये है समाज की वर्ण व्यवस्था और इसकी आजीविका। अल-बरूनी ने बड़े अच्छे ढंग से इसको अपना रिकॉर्ड दर्ज किया है अपनी किताबुल हिंद में, जो अरबी भाषा में लिखी हुई है। अब वो बाद में कहता है, शूद्रों के बारे में कहता है कि यहाँ पर जो चौथा वर्ग है, अब उसके बारे में अपने विचार वो लिखता है, जो इतिहासकारों ने आपकी पुस्तक में रखे हैं, कि मैं ये मानता हूँ दुनिया की हर एक पवित्र चीज पवित्र होने का प्रयास कर दिया, जैसे सूरज की किरणें शुद्ध करती है, और पानी नमक पानी को शुद्ध करता है। सूरज की धूप हवा को, और नमक पानी को। बस इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है। अल-बरूनी के बारे में जो इम्पोर्टेंट मैटर है, सामग्री है, वो ये है। अब हम चलते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता का जन्म कहाँ? तंजीर, अफ्रीका महाद्वीप, और देश है मोरक्को। और कब हुआ? वो है 1304। अब शुरू से ही ये ऐसा यात्री है जिसको यात्रा करने का शौकीन था, बहुत सास था, शौकीन था। तो यहाँ आने से पहले भी, इंडिया आने से पहले भी ये सऊदी अरब, मक्का, मदीना, सीरिया, अदानिल की, ये बहरीन वगैरह, ओमान, सबकी यात्राएं कर चुका था। फिर ये भारत आया। अब इसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए या बताइए कि इब्न बतूता हठीला यात्री था। ये सिंध बलूचिस्तान से अपना सब कुछ लेकर के
लूटता रहता था। दास खरीदे, ऊँट हाथी घोड़े खरीदे और यात्रा अपना काफिला लेकर के दिल्ली डाकुओं में चलता रहा फिर बार-बार। जब भी वो चल रहा है चलता रहा सब। और उसने वो जो दास वगैरह थे वो राजा को दान कर दिए। राजा को नाम दे। और अब अकेला यात्री कहने का मतलब ये है कि इसको रास्ते में चोरों ने लूटा, बेटवा लूटा। लेकिन दिल्ली आने की जिद नहीं छोड़ी। ये अकेला यात्री का। और 1333 में ये दिल्ली में आ गया और दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। उसके दरबार में लगभग ये 8 साल तक रहा। न्यायाधीश के पद पर कार्य किया। इसको 2 सहायक दिए। अब इसने यहाँ न्याय भी किया, दरबार में रहा, सब कुछ देखा। अब इसने भी जो अपनी आंखों से यहाँ पर देखा, रीति रिवाज को, परंपरा को, जनता की, आम जनता की क्या बात है, जो जो इसने चीज़ देखी, या जैसे इसने देखा कि नारियल, पान, ये वस्तु है, खान पान, रहन सहन, जो भी इसने देखा, कपड़ा कैसे पहनते हैं, कैसा कपड़ा होता है, वो सब इसने रिकॉर्ड, लेखा जोखा, अपनी पुस्तक रिहेला में दर्ज कर दी। रिहेला की भाषा भी अरबी है। ठीक, अब याद हो रहा है? यस सर। अब ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये इब्न बतूता का बाजार का वर्णन, उसने शहरों का वर्णन, 2 शहर देखे मेल, दिल्ली और दौलताबाद। अब दिल्ली और दौलताबाद। पहले बाजारों का कहता है कि बाजारों में चकाचौंध है, भीड़ भाड़ भीड़ भाड़ है, मस्जिद है, मंदिर है। सारा सामान मिलता है, नाचने मनोरंजन गाने का प्रबंध है, मनोरंजन की का चीजें। प्रबंध है, डाक मंदिर व्यवस्था भी मस्जिद है। भी है। हाँ, मंदिर मस्जिद भी है। डाक व्यवस्था भी है। डाक है। अब इस बातों को देख करके उसने एक सेंटेंस कहा है कि केवल वो ऐसे केंद्र नहीं है कि लेन देन के ही केंद्र हो, बल्कि सामाजिक और आर्थिक केंद्र, विनिमय के केंद्र भी है। सामाजिक तो वहाँ मेल जोल हो रहा है, सब आ रहे हैं, और आर्थिक तो बाजार में है ही। बाजार में जो लेन देन है वो तो आर्थिक है, आवश्यकता की सब चीज़ें मिल जाती है। और फिर दूसरा सेंटेंस ने कहा कि इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को, आवश्यकता के अनुसार भारतीय शहरों को सब वस्तुओं से भरपूर पाया, यानी सब वस्तुएं बाजार में मिलती थी। भरपूर पाया का मतलब है मिल जाता था सब कुछ। और 2 ही शहर हैं, दिल्ली और दौलताबाद। दौलताबाद महाराष्ट्र में है। और दिल्ली का स्पेशल जो वर्णन करता है कि दिल्ली के चारों तरफ एक दीवार थी, 28 दरवाजे थे। सेना का प्रबंध, द्वारपाल सेना पर। हाँ, चमेली के फूल थे। चमेली का, यस सर। कभी सामने हाँ, सब कुछ ठीक। दास प्रथा के बारे में भी, यस सर। दास प्रथा के दास खरीदे बेचे जाते हैं, घरों में भी खेतों में काम करते हैं। और उसने दासियों का मनोरंजन देखा था जो सुल्तान की बहन की शादी में कर रहे थे। नाच रहे गा, देखा। CID का भी काम करता है। दास CID का भी काम करते हैं। जासूसी। जासूसी। याद रखो, ये लेसन दास CID का भी काम करते हैं। चलो, और नारियल पान, इनका वर्णन उसने करा है। ये नारियल गिरदार फल की तरह होता है। अच्छा, आगे चलो, हो गया इब्न बतूता का। यस सर। फ्रांसिस बर्नियर का शिवनगर है डाक प्रणाली। यस सर। घोड़े की डाक को उल्क कहता है, उल्क। और ले पर छोटे की मात्रा है, याद रखना, उल्क। और पैदल जो डाक है उसको दावा कहते हैं। डाक प्रणाली हो गई, इब्न बतूता का हो गया। फ्रांस बर्नियर चलें। शिवनगर से क्या तात्पर्य सर जी? इवन फ्रांस बर्नियर का भारतीय शिवनगर से क्या तात्पर्य? ये जो फ्रांस में बर्नियर फ्रांस से आया था, और मुगल, और कुछ दिन उसके बेटे दारा सिकोह का रहा। फिर बाद में उसका जो एक बेटा था औरंगजेब, उसका शासन लिया।
अपने 3 भाइयों को मार करके ये उसके सामने भी रहा यहीं पर। ये फ्रांसवा बर्नियर का है। फ्रांसवा बर्नियर के हैं मुगल कालीन शिविर नगर। ये वर्णन शिविर नगर, जल्दी बच जाते थे, जल्दी उजड़ जाते थे, जल्दी बच जाते थे। बच जाते हैं, यही कहता है वो, जल्दी उजड़ जाते हैं, जल्दी बच जाते हैं। यूरोप के मुकाबले हाँ, यूरोप से तुलना करता है चीज़ बहुत जल्दी, वो तो आपको याद है, फिर यूरोप से मुकाबला करता है। मुकाबला करने में अब भारतीय शहरों को कहता है कि जल्दी, लेकिन वहाँ के शहर परमानेंट हैं। अब आप इसका तर्क दोगे कि यहाँ के शहर उस समय भी यहाँ पर बहुत अच्छे शहर थे, अस्थायी बसे हुए थे, और लगभग 15% जनता शहरों में है, और व्यापारों के बहुत अच्छे व्यापार था, शहरों में व्यापार होता था। और व्यापारों का जो समूह का जो नेता होता था जैसे अहमदाबाद का उसने वर्णन कराया, नगर सेठ। अहमदाबाद में नगर सेठ, व्यापारियों के संघ का जो नेता उसको नगर सेठ। और क्या वर्णन करा इसने? एक सती बालिका, सती प्रथा का वर्णन करा है। इबन बतूता कृषि का वर्णन। यहाँ के खेत झाड़ीदार दलदल हैं, दलदल से भरे हुए हैं। यहाँ के शहर दूषित हवा से बिल्कुल बेकार हो गए हैं, और यहाँ कृषि नहीं होती, किसान भूखे मरते हैं, उसके बच्चे भी। किसानों के घर में कुछ भी नहीं है, फर्नीचर के नाम पे खाली चटाई आई, फर्नीचर के नाम पे खाली चटाई है। अब इबन बतूता फिर कहता है कि नहीं, यूरोप की कृषि अच्छी है भारत के मुकाबले। कारण क्या कहता है कि यहाँ का जो बादशाह है उसका अपना पूर्ण अधिकार है खेती बाड़ी पर, ये याद रखना। ये बादशाह का अधिकार है, वहाँ बादशाह का अधिकार नहीं है, नहीं वहाँ है, किसानों किसानों का का अधिकार है। यहाँ किसानों का मालिकाना हक नहीं है, ये कहना आपको। फिर आपको कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं था। अकबर के ज़माने में जो आईने अकबरी लिखी गई है, अकबर के शासन काल में, मुगल काल की बात कह रहा हूँ मैं, आईने अकबरी लिखी गई, वो कृषि का बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। कृषि का वर्णन बहुत अच्छा है। उसने कहा नहीं, किसानों का मालिकाना हक था। अपनी आगरा और दिल्ली के आसपास इसने 43 फसलें बताई, बहुत अच्छी 43 फसलें बताई। और उसने कहा किसानों का मालिकाना हक था, ऐसा कुछ नहीं था, इतना शोषण नहीं था किसानों का। उसने तो वर्णन कराया कि उपज का 10वां हिस्सा, 6ठा हिस्सा लिया जाता था, किसानों का शोषण नहीं था। ये है कृषि का वर्णन। जब शिल्पकारी का वर्णन करता है, इसने फ्रांसवा बर्नियर ने बहुत अच्छी तरह से देखा है कि वर्कशॉप में सवेरे सवेरे मजदूर आ जाते थे। शिल्पकारी में कोई कपड़े की कढ़ाई कर रहा है, बुनाई कर रहा है, कढ़ाई कर रहा है, उसकी छपाई कर रहा है, कपड़ा तैयार कर रहा है, बढ़ाई का काम, लोहे का काम, सोने का काम, सब कारीगर लगे हुए थे। तराशने का, पत्थर को तराशने का काम, जो भी शिल्पकारी का काम था, मोती बनाना, आभूषण बनाना, वर्कशॉप में सवेरे मजदूर आ जाते, शाम तक कार्य करते थे। शिल्पकारी के बारे में ये कहता है। और बोला कुछ, बस हो गया। सर जी, मुगल राज्य के विषय में उनकी सोच क्या थी फ्रांस बर्नियर की? हाँ, बता दिया मुगल राज्य में कि यूरोप के मुकाबले अच्छा नहीं है, तुलना करता है, अच्छा नहीं बताता भारत को, यूरोप को अच्छा बताता है। अच्छा, वो एक बात और कहता है कि यही बात देख करके यूरोप में कार्ल मार्क्स ने पुस्तक लिखी कि मालिकाना हक भारत में किसानों को नहीं है। रूसों में लिखी, कार्ल मार्क्स की पुस्तक पढ़ करके रूस में क्रांति 1917 में। हाँ, बस यही बात, और कुछ है? बंद कर दो। अब पहला क्वेश्चन है, जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? जन्म कहाँ और कब हुआ था और उनके ग्रंथ? अब आप कहोगे कि उज्बेकिस्तान का एक स्थान है ख्वारिज़म, उज्बेकिस्तान का एक स्थान है ख्वारिज़म, वहाँ पर जन्म हुआ था। कहाँ का उत्तर हो गया ये। और कब हुआ था? 973 ईस्वी में, 973 ईस्वी में हुआ था। और
वहाँ पर महमूद गजनवी ने एक आक्रमण किया था, इसको अपने साथ ले आया था। बस इस प्रश्न में इतना ही लिखना है। इसका अगला क्वेश्चन है, इसकी एक पुस्तक है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद पर लेख लिखिए। तो इसकी पुस्तक का जो नाम है अच्छा पहले बता दूँ भारत में कैसे आया, थोड़ा सा ये बता दूँ कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण के दौरान इसको, ये बहुत अच्छा इतिहासकार, खगोल शास्त्री, बहुत अच्छा गणितज्ञ यानी विद्वान आदमी था, और इसको अपने साथ भारत ले आया था और ये भारत में ही रहा। फिर इस तरह से ये भारत में आ गया। अब भारत में रहने के बाद जितने साल भी ये रहा, यहाँ पर इसने जो भी देखा, अपनी आंखों से देखा, रिकॉर्ड दर्ज किया, लोगों से पूछा, वो सब अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के चाल चलन, यहाँ के शादी ब्याह के तरीके, यहाँ के ग्रंथों में क्या लिख रहा है। इसने संस्कृत भी पढ़ी है। कभी कभी क्वेश्चन आता है अल-बरूनी के सामने क्या क्या बाधाएं थी। बाधाएं थी यहाँ की भिन्नताओं को जानने के लिए, यहाँ के रीति रिवाज को जानने के लिए और यहाँ की भाषा को सीखने के लिए। ये इसके सामने बाधाएं थी, ये इसके सामने बाधाएं थी। यही बाधाओं में ये लिखना है कि यहाँ के लोग मुश्किल से अपनी बात बताते हैं। अब बिल्कुल अननोन आदमी था, यहाँ पर संस्कृत भी पढ़ी, तब इसने गीता, रामायण, उसमें ब्राह्मणों द्वारा रचित धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों में क्या लिख रहा है वो सब इसने पढ़ा और वो अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में रिकॉर्ड दर्ज कर दी। इसकी जो किताब है उसमें 80 चैप्टर हैं, 80 अध्याय हैं जो अरबी भाषा में लिखी गई है। यही है साहब किताबुल हिंद में कि कहाँ कहाँ पर कैसे इसने सब कुछ जो देखा वो रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। इसने कपड़े का भी, बाट का भी वर्णन करा है इस तरह से। अब मैं आगे चलता हूँ कि इसका जो मेन क्वेश्चन है, भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ, ये बाद में कर लियो।